इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ की चर्चा हुई, मगर आप हैरान हो जाएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में भी योगी आदित्यनाथ पर नॉन स्टॉप डिबेट हो रही है। आज सुबह से योगी कहां जा रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, कितने घंटे की मीटिंग कर रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं, इस्लामाबाद के पाकिस्तानी चैनल्स और पाकिस्तानी अखबारों ने हर इंफॉर्मेशन पर नजर बनाए रखी। भारत के अंदर जो लोग योगी के बारे में अफवाह फैलाते हैं, अनाप शनाप लिखते हैं, उन्हें कम से कम एक बार सोच लेना चाहिए। जो नैरेटिव यहां चलता है, पाकिस्तान उसे हाथों हाथ उठाता है। यहां की कटिंग पाकिस्तानी अखबारों में चिपकाई जाती है, यहां की खबर सेम टू सेम पाकिस्तान में उठा ली जाती है। मोदी और योगी विरोध का यह प्रयोग कैसे चल रहा है, इसे कौन स्पॉन्सर कर रहा है, ये इस रिपोर्ट से समझते हैं। वहां उत्तर प्रदेश में जो हुक्मरान है उसका नाम है बीजेपी का योगी आदित्यनाथ। इसको जो है वो इंचार्ज बनाया गया। पाकिस्तान में अचानक योगी योगी क्यों चलने लगा है? पाकिस्तानी एंकर्स योगी आदित्यनाथ की जन्म कुंडली खोलकर क्यों बैठ गए हैं? योगी आदित्यनाथ का जो असल नाम है वो अजय सिंह है। अजय सिंह ने अपनी जब इब्तदाई तालीम हासिल की तो उसके बाद ये शख्स एक मंदिर में आ गया जिसका नाम गोरखनाथ मंदिर है। अब ये गोरखपुर के अंदर है, यानी ये रहने वाला यूपी का है और यूपी का एक इलाका है गोरखपुर और वहां पर एक मंदिर है गोरखनाथ। पाकिस्तानी अखबार योगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से क्यों भरे पड़े हैं? पाकिस्तानी चैनल्स पर मोदी, योगी और अमित शाह की तस्वीरें क्यों घुमाई जाने लगी हैं? क्या ये सिर्फ एक संयोग है कि इस वक्त पाकिस्तान का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अखबार मोदी की हार वाली हेडलाइन छाप रहा है, या फिर ये कोई बहुत बड़ा प्रयोग है जिसके तहत पाकिस्तानी मीडिया वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी के साथ पहले बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स में ऊपर की तरफ 2022 में मोदी के यूपी चुनाव में हार वाली फर्जी स्क्रिप्ट फैलाते हैं और फिर बाद में उसी आर्टिकल के नीचे की तरफ बड़ी चालाकी से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बना दिया जाता है और कैमरे पर आकर एक बार फिर योगी योगी किया जाता है। बाद में खुद भी नाम तब्दील करके योगी आदित्यनाथ बन गया। यहीं से 22 साल की उम्र में इसको जो है वो इंचार्ज बनाया गया और उसके बाद 1998 से लेकर अब तक ये लगातार इलेक्शन लड़ रहा है। 5 मरतबा यहां से इंतखाबात में कामयाब हुआ। जायदाद बहुत ज्यादा बढ़ती चली। पड़ोस में जो कुछ चल रहा है, जो दिख रहा है, योगी के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, उससे तो यही लगता है कि यूपी में अगले साल चुनाव है, मगर पाकिस्तान में अभी से जबरदस्त तनाव है। टेंशन कितनी ज्यादा है, इसका एक और सैंपल आपको दिखाते हैं। भारत के अंदर जो जराइम पेशा सियासतदान हैं उनमें से एक योगी आदित्यनाथ है, जो हेट स्पीच बहुत ज्यादा करते हैं, जो नफरत बहुत ज्यादा फैलाते हैं। उनमें से एक ये योगी महाराज भी लोग इसको कहते हैं। तो ये यूपी का हुक्मरान है। हमारा हैंडसम मोदी जो है वो देख रहा है। मोदी की हैंडसमता की एक तस्वीर तो मैंने लगाई है, वो तिरछी टोपी वाले बाबू बोले भाले बन करके जो फौजी बने खड़े हुए हैं। जो आखिरी इलेक्शन हुए भारत में, उसकी कैंपेन में जो सबसे तगड़ा आदमी था नरेंद्र मोदी के बाद, वो ये आदित्य योगी था। नरेंद्र मोदी नामी भारतीय और मौजूदा प्रधानमंत्री दुनिया की सबसे बड़ी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी भारत के सो कॉल्ड प्रधानमंत्री मोदी, योगी, योगी, मोदी। भारतीय और मौजूदा प्रधान पाकिस्तान में इस वक्त इन दो नामों के खौफ का अंदाजा कोई भी बहुत आसानी से लगा सकता है। मजीद ताकतवर और बड़ा करना। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको पाकिस्तान के एक बड़े अखबार डॉन न्यूज में छपे आर्टिकल के भीतर का हिस्सा पढ़ना होगा। कुछ घंटों पहले इस अखबार ने एक बड़ी हेडलाइन दी और लिखा, कैन द राइट बी डिसलॉज्ड, यानी क्या भारत से दक्षिण पंथ को हटाया जा सकता है? और इस हेडलाइन के नीचे बड़ी चालाकी से प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों के खिलाफ एजेंडे वाली लाइन फिट कर दी गई और भारत में मौजूद मोदी विरोधियों का प्रचार कर दिया गया। लेख में मोदी के लिए क्या लिखा गया, पहले ये देखिए।
पाकिस्तानी अखबार में छपा कि नरेंद्र मोदी की राजनीतिक उलझन का एक संकेत क्लियर है। इस बात की स्पष्ट संभावना है कि मार्च में होने वाले चुनाव में उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में हार सकती है। हाल के राज्यों के परिणाम को देखते हुए उनकी हार की संभावना बढ़ गई है। जब भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य हाथ बदलता है तो ये 2024 में प्रधानमंत्री को सत्ता से हटाने की विपक्ष की संभावनाओं को भी तय कर सकता है, जैसा कि 2014 में और फिर 2019 में सत्ता जीतने में उनकी मदद की। लेख में मोदी के बाद योगी की बात की गई और फॉल्स नैरेटिव फैलाने के लिए लिखा गया कि मौजूदा स्क्रिप्ट का बीजेपी के खिलाफ काम करने की बेहतरीन संभावनाएं मौजूद है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोविड-19 से निपटने में गलती कर दी। नदियों में तैरते पिंडों के दृश्य, छवियां इतनी भीषण हैं कि उन पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। मगर फिर हमारी नजर पाकिस्तान के एक पत्रकार फहद हुसैन के 7 जून वाले इस ट्वीट पर गई, जिसमें उन्होंने कोरोना के सेकंड वेव में योगी आदित्यनाथ के काम की तारीफ की। पूरा ट्वीट आपके सामने है, मगर इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो देखना जरूरी है। फहद हुसैन ने लिखा था कि उत्तर प्रदेश ने लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया। हमने ऐसा नहीं किया। जब सरकार हमेशा लॉकडाउन खोलने की बात करती है तो उस लिहाज से उत्तर प्रदेश उन समृद्ध स्थानों में से एक नहीं है। लेकिन मैं लोगों को यह बताने के लिए इनवाइट करना चाहूंगा कि पाकिस्तान में इतने लोगों को क्यों मरना पड़ा, जबकि भारत के यूपी में इतने कम लोगों की जान गई। क्या आपको कुछ समझ में आया कि इस वक्त पाकिस्तान के अखबारों में जानबूझकर योगी और मोदी के खिलाफ खबरें कौन प्लांट करवा रहा है? चली जा रही है। अब ये 52 पाकिस्तानी अखबारों में किसके इशारे पर गोरखपुर से लेकर नई दिल्ली वाली हेडलाइंस चिपकाई जा रही हैं? हम इसकी डिटेल्स भी आपको देंगे। पहले जरा पाकिस्तान की योगी वाले तनाव की असली वजह सुन लीजिए। इसी को हिंदुत्व का नजरिया कहते हैं। तो हिंदुत्व के नजरिए का प्रचार इस वक्त जो सबसे ज्यादा भारत में कर रहा है, यानी नरेंद्र मोदी के बाद जो आखिरी इलेक्शन हुए भारत में, उसकी कैंपेन में जो सबसे तगड़ा आदमी था नरेंद्र मोदी के बाद, वो ये आदित्य योगी था, या योगी आदित्यनाथ इसको कहते हैं। यह शख्स सबसे ज्यादा तगड़ा था। इसको पूरे भारत में चक्कर लगवाए गए थे हिंदुओं से वोट इकट्ठे करने के लिए। अभी आपने इस पाकिस्तानी एंकर को सुना। इसने माना कि मोदी के बाद योगी सबसे तगड़े पॉलिटिशियंस में से एक हैं। इसने माना कि बंगाल चुनाव की कैंपेनिंग में बीजेपी के लिए योगी एक बड़ा फैक्टर थे। इसने ये भी माना कि हिंदू वोटर्स की नजर में योगी बड़े नेता हैं। तो क्या पाकिस्तानी अखबारों में जो खबरें चल रही हैं या पाकिस्तानी एंकर जो फैला रहे हैं वो सब कुछ सुनियोजित है? और क्या इसका कोई इंडियन कनेक्शन भी है? अब इसका सैंपल देखिए। चाहता और इसको मजीद ताकतवर और बड़ा करना। पिछले एक हफ्ते से इंडिया के भीतर मोदी विरोधियों ने नॉन स्टॉप ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की कि मोदी और योगी में सब कुछ ठीक नहीं है। योगी के जन्मदिन पर मोदी का ट्वीट करके विश न करना, इसे भी मुद्दा बनाया गया। मगर फिर हमारी नजर इस पाकिस्तानी अखबार में छपे आर्टिकल के नीचे गई। आप चौंक जाएंगे। जो बात मोदी विरोधियों ने भारत में फैलाई, वही स्क्रिप्ट सेम टू सेम पाकिस्तान में भी चिपका दी गई। मसलन इस लेख में एक खबर यह प्लांट की गई कि मोदी यूपी की सियासत से योगी को बाहर करना चाहते हैं ताकि बीजेपी को यूपी में जीत मिल सके। दूसरी प्लांट की गई खबर यह थी कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के सदस्य हैं। आरएसएस उन्हें पसंद नहीं करती। तीसरी खबर यह प्लांट की गई कि योगी आदित्यनाथ उद्धव ठाकरे की राह जाकर बीजेपी से नाता तोड़ सकते हैं। चौथी खबर यह फैलाई गई कि योगी 2024 में मोदी और बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मजेदार बात यह है कि मोदी और योगी विरोधी लेख में कांग्रेस की तारीफ की गई है और लिखा गया है कि यूपी चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ मिलकर लोकल पार्टियों को अनकंडीशनली सपोर्ट करें तो बाजी उनके हाथ जा सकती है। जाहिर सी बात है, यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में मोदी और योगी की बुराई हो और कांग्रेस की तारीफ हो। जब हमने कुछ और पाकिस्तानी अखबारों और चैनल्स को खंगाला तो पता चला कि इस वक्त राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने वाला ट्वीट भी पाकिस्तानी चैनल पर चल रहा है। बीजेपी से अलग होकर टीएमसी में गए यशवंत सिन्हा को भी प्राइम टाइम में जगह मिल रही है। ममता बनर्जी से लेकर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी सबकी तस्वीरें पाकिस्तान में छाई हुई हैं। भारतीय तारीख में सेहत के संगीन तरीन बहरान के दौरान 2.25 अरब रुपए से ज्यादा लागत के जाती आराम और आसाइश के मंसूबे की तामीर जारी रखने के इकदाम पर अवाम और सियासतदान मोदी सरकार पर बरहम हो गए। सोशल मीडिया पर भारतीयों ने नरेंद्र मोदी को रोमन शहंशाह नेहरू से मिला दिया। कहा कि मोरख लिखेगा कि भारत मर रहा था और मोदी बांसुरी बजा रहा था। साबिक भारतीय वजीर खजाना यशवंत सिन्हा ने कहा कि लोग मर रहे हैं लेकिन वजीर आजम मोदी की तरजीहात सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। इससे कबल कांग्रेस रहनुमा राहुल
राहुल गांधी ने लिखा कि मोदी के लिए उनकी अपनी जात लोगों की जिंदगी से ज्यादा अहम है। प्रोजेक्ट को किसी तरह भी इंतहाई जरूरी मंसूबों की कैटेगरी में डालना दुरुस्त नहीं। हमारा हैंडसम मोदी, यानी पूरी क्रोनोलॉजी समझें तो दाल में सिर्फ कुछ काला नहीं, बहुत कुछ काला है। इसके तार इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक जुड़े हो सकते हैं और टारगेट पर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों हैं। पूरी प्लानिंग के साथ गोरखपुर की बात हो रही है। योगी को मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है, फेक खबरें प्लान की जा रही हैं। पाकिस्तान में ऐसे वीडियो बनते हैं और इंडिया में सबके मोबाइल तक पहुंचते हैं। हिंदुत्व का जो नजरिया है वो इसी मंदिर से निकला था, जिसको गोरखनाथ मंदिर कहते हैं। अब ये गोरखनाथ मंदिर जो है ये यहां पे सियासत को कंट्रोल करता है। गोरखनाथ मंदिर के आसपास जितने मुसलमान रहते हैं उनके घर जबरदस्ती खाली करवाने के लिए योगी साहब ने काम शुरू कर दिया है। और इस मंदिर के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा कारोबार होता है, बहुत ज्यादा चढ़ावे चढ़ते हैं, यहां पे तकरीबात रखी जाती हैं और योगी को बहुत बड़ी दौलत और खजाना जो है वो इस मंदिर के थ्रू आता है। लिहाजा इस मंदिर को कोई खोना नहीं चाहता और इसको मजीद ताकतवर और बड़ा करना चाहते हैं। और हिंदुत्व के नजरिए के तहत, क्योंकि ये पूरे इंडिया में हिंदुत्व का नजरिया लेकर जाते हैं, लिहाजा इनके लिए बहुत जरूरी है कि इनके अपने मंदिर के पास ऐसे लोग ना रहते हों जो हिंदू ना हो। और गोरखपुर के जो मुसलमान हैं वो इस वक्त शदीद अजियत के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। उनको अपने मुस्तकबिल का किसी किस्म का कोई अंदाजा नहीं है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में। तो एक ऐसे आदमी की मौजूदगी में वहां मुसलमान खतरे में है। अब आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान में अगर योगी और मोदी हो रहा है तो इसकी वजह क्या है। अगर पाकिस्तानी अखबारों में अभी से ही मोदी और योगी विरोधियों की हेडलाइन फिट होने लगी है तो समझ जाइए ये गेम बहुत बड़ा है। ऐसे तत्वों के निशाने पर 2022 में योगी हैं और 2024 में मोदी हैं। योगी आदित्यनाथ का क्या होगा? कंफर्म खबर आ गई है। आज योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। 2 दिनों में 3 बड़ी मीटिंग्स के बाद एक ही मैसेज आया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री रहेंगे और बीजेपी अगला चुनाव भी योगी के नेतृत्व में ही लड़ेगी। यूपी में आगे क्या क्या होने वाला है और मोदी विरोधियों ने कौन सा नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, फुल डिटेल के साथ इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की 1-to-1 मीटिंग। मुंबई में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के साथ ममता बनर्जी के कैंपेन मैनेजर प्रशांत किशोर की मीटिंग। और कोलकाता के तृणमूल भवन में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ मुकुल रॉय की मीटिंग। ये पॉलिटिक्स का ब्लॉकबस्टर फ्राइडे है। सुबह से शाम तक 12 घंटे के अंदर हुई सियासी मुलाकातों की फहरिस्त इससे कहीं ज्यादा लंबी है। सुपर फ्राइडे के पॉलिटिकल पेचों को सिंगल टर्म में कहें तो नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ की मीटिंग 2022 के लिए है और मुंबई कोलकाता वाली मीटिंग्स 2024 के लिए है। नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के सियासी महाभारत के लिए किलेबंदी कर रहे हैं और मोदी विरोधी 2024 में मोदी को घेरने के लिए मोर्चाबंदी कर रहे हैं। पूरब से ममता बनर्जी, पश्चिम से शरद पवार, सेंट्रल इंडिया से अखिलेश और तेजस्वी यादव और दक्षिण भारत से स्टालिन। मोदी के खिलाफ थर्ड फ्रंट तैयार हो रहा है। इसमें लेफ्ट का भी रोल होगा। 2014 में राहुल गांधी को माइनस करके ये थर्ड फ्रंट मोदी से कैसे लड़ेगा, फिलहाल उसी पर मंथन हो रहा है। कोलकाता में ममता ने पहली चाल चल दी है। मुंबई में पवार और पीके की मीटिंग में दूसरी चाल पर चर्चा हुई। वैसे सियासत में कुछ भी इतना सिंपल नहीं होता, इसलिए सारे पेचों को एक एक कर समझते हैं। शुरुआत उस मीटिंग से जिस पर सबसे ज्यादा नजर है। योगी आदित्यनाथ के बर्थडे पर नरेंद्र मोदी का ट्वीट खोज रहे लोग इस तस्वीर को गौर से देख लें। मोदी के साथ योगी की यह तस्वीर सबूत है। सच्चाई यही है कि मोदी और योगी में कोई मतभेद नहीं है। 7 लोक कल्याण मार्ग से आई बिग पिक्चर और बड़ा मैसेज यही है कि उत्तर प्रदेश में योगी है और योगी ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश योगी ही संभालेंगे और गाइडेंस पहले की तरह नरेंद्र मोदी का होगा। मोदी और योगी की मुलाकात पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पद भिक्षा शब्द का इस्तेमाल किया। अखिलेश की अपनी राजनीति है मगर सच्चाई दूसरी है।
मोदी और योगी की मीटिंग 80 मिनट तक चली। उन 80 मिनट की सिर्फ एक तस्वीर बाहर आई। सोचिए, जिस मुलाकात में सिर्फ दो नेता 1 to 1 बैठे हों और जहां देश के सबसे बड़े सूबे की राजनीति पर चर्चा हुई हो, वहां मतभेद की कोई गुंजाइश कहां हो सकती है। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में ये कभी भी उत्तर प्रदेश में कोई बदलाव है इसके बारे में चर्चा नहीं हुई है। तो खामोशी से भी एक कोने में भी जाके चर्चा नहीं है। मगर बाजार है, बाजार में तो मिर्च मसाले होते ही हैं, पकवान मगर बनता नहीं है। मिर्च मसाला की एक महक भी शायद ना आए, मगर वो करा जाता है। योगी के पीएम हाउस से निकलने के 3 मिनट बाद पीएमओ के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से यह तस्वीर लगाकर ट्वीट किया गया। इसके 16 मिनट बाद योगी ने ठीक यही तस्वीर लगाई और प्रधानमंत्री का थैंक यू किया। नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग से पहले योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह से मिले और मोदी से मुलाकात के बाद योगी की मीटिंग बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई। दिल्ली में योगी के साथ 2 दिनों तक जो मंथन हुआ, उससे लखनऊ के लिए कुछ फार्मूले निकले हैं। जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेहरे के रूप में योगी कैबिनेट में जाएंगे। हालांकि वो सरकार के अकेले ब्राह्मण फेस नहीं होंगे। योगी कैबिनेट में 8 ब्राह्मण मंत्री पहले से हैं, यानी जितिन प्रसाद योगी कैबिनेट के 9वें ब्राह्मण मंत्री होंगे। एके शर्मा रातों रात भूमिहारों के नेता के रूप में उभरे हैं। मोदी के चहेते अफसर रहे एके शर्मा को भी योगी कैबिनेट में बड़ा पद मिलेगा। कुर्मी वोटरों को बीजेपी से जोड़ने के लिए अमित शाह ने एक बार फिर अपना दल की अनुप्रिया पटेल को आगे किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियासी और जातीय समीकरणों की माइन्यूट डिटेल्स पर चर्चा नहीं करते। ये काम अमित शाह और जेपी नड्डा के जिम्मे है। योगी से मीटिंग के बाद अमित शाह और जेपी नड्डा ने दोबारा नरेंद्र मोदी से मीटिंग की। योगी के साथ बैठकों में जो तय हुआ, उसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर ने जुटाई है। उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल हो, सही फीडबैक के लिए संगठन और सरकार में नियमित संवाद हो, सरकार को बदनाम करने की कोशिशों का तथ्यों के साथ जवाब दिया जाए, गठबंधन के सहयोगियों के साथ बेहतर समन्वय बनाया जाए, पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के साथ बेहतर संवाद हो, पंचायत चुनाव से सबक लेकर आगे और मेहनत की जाए। राजनीतिक चर्चा के साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी को यह बताया कि कोरोना काल में यूपी सरकार ने कैसे कामकाज किया और आगे की तैयारियां किस प्रकार की हैं। पीएम मोदी खुद कोरोना काल में यूपी सरकार के कामकाज की कई बार तारीफ कर चुके हैं। पीएम ने योगी को कहा कि संभावित तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए तैयारी तेज रहनी चाहिए, बच्चों पर विशेष फोकस होना चाहिए। पीएम ने यह भी कहा कि अगर तीसरी लहर आती है तो सरकार के साथ साथ संगठन को भी ग्राउंड पर पूरे तरीके से एक्टिव रहना चाहिए, वैक्सीनेशन ड्राइव तेज गति से रहना चाहिए। साथ ही साथ राशन हो या फिर लोगों के अकाउंट में पैसा देना, ऐसे राहत के जितने भी कार्य हैं वो तेज गति से जारी रहनी चाहिए। योगी को रास्ता बता दिया गया है। महंत योगी आदित्यनाथ के साथ नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल ट्यूनिंग पर अब भी संदेह हो तो सुन लीजिए। इस दौरान जिस प्रकार यूपी में कोरोना से मुकाबला किया जा रहा है, बाहर से गांव लौटे श्रमिक साथियों का ध्यान रखा, रोजगार का प्रबंध किया, ये बहुत सामान्य काम नहीं है जी। इतने बड़े प्रदेश में इतनी बारीकी से एक साथ इतने मोर्चों पर काम करना उत्तर प्रदेश ने कमाल करके दिखाया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की सरकार को और योगी जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का सारा फोकस 2022 पर है, तो मोदी विरोधियों ने 2024 का खेला शुरू किया है। ममता बनर्जी ने कोलकाता में सर्जिकल स्ट्राइक की। 4 साल पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में गए मुकुल रॉय को ममता ने फिर से टीएमसी ज्वाइन करा ली। मुकुल रॉय के साथ उनके बेटे ने भी दीदी की पार्टी ज्वाइन कर ली। मुकुल रॉय के घर वापसी हुई तो तृणमूल भवन में उनकी कुर्सी ममता बनर्जी के ठीक बगल में लगाई गई। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की कुर्सी तीसरे नंबर पर लगाई गई। मुकुल रॉय और अभिषेक बनर्जी ने ही गमछा उड़ाकर पार्टी में शामिल कराया। मुकुल रॉय जब टीएमसी छोड़कर गए थे तब वो पार्टी के महासचिव थे और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी यूथ विंग का काम देखते थे। अब अभिषेक बनर्जी पार्टी के महासचिव हैं और ममता के बाद वही नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। ममता के पॉलिटिकल शो में 2024 की लॉन्चिंग के डायलॉग बोले गए। যিনি সামনে থেকে বাংলাকে লিড করবেন তিনি আমাদের সকলের নেত্রী, ভারতবর্ষের নেত্রী, তিনি আর কেউ নয়, আমাদের সকলের নেত্রী
ममता बंदोपाध्याय। हम तो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया है और अभी बंगाल में जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी में रहेगा नहीं। ममता कहती हैं कि तृणमूल कांग्रेस में वापस आए मुकुल रॉय से उनको ना कोई गिला है, ना कोई शिकवा या शिकायत है। दीदी का दावा है कि टीएमसी छोड़कर बीजेपी में गए कई और नेता अभी रिटर्न टिकट कटवाने की लाइन में लगे हैं। मुकुल के আমরা আমাদের ঘরেরই ছেলে ঘরে ফিরলো, এই জন্য আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। পার্থ চ্যাটার্জি আমাদের সেক্রেটারি জেনারেল, তিনি তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং স্বাগত জানিয়েছেন। সুব্রত বক্সি, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, জাভেদ খান, ফিরাদ হাকিম সবাই আছে, সব আমাদের সহকর্মীরা। बीजेपी में तोड़फोड़ का खुल्लम खुल्ला खेला शुरू करके ममता बनर्जी ने एक फ्रंट खोला है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के यहां दूध भेजकर दीदी ने आगे का पत्ता फेंका है। ममता बनर्जी के पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजर प्रशांत किशोर वैसे तो नेताओं से मिलते ही रहते हैं, लेकिन मुंबई में शरद पवार के घर सिल्वर ओक जाकर प्रशांत किशोर ने पवार से मीटिंग की तो 2024 में नया मोर्चा बनाने की थ्योरी को फिर हवा मिल गई। शरद पवार उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने बंगाल चुनाव में ममता का सपोर्ट किया था। क्या अब ममता बनर्जी पीएम पद के लिए पवार को प्रोजेक्ट करेंगी या शरद पवार पीएम पद के लिए ममता को प्रोजेक्ट करेंगे? शरद पवार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, एमके स्टालिन और पिनाराई विजयन, 2024 में इन 6 रीजनल नेताओं का राष्ट्रीय गठबंधन नेचुरल हो सकता है। सवाल है कि क्या यह मुमकिन होगा? शरद पवार और प्रशांत किशोर की मीटिंग से पहले महाराष्ट्र की सियासत में भी हलचल है। पहले उद्धव ठाकरे ने नरेंद्र मोदी से 10 मिनट अकेले में मुलाकात की, फिर संजय राउत ने नरेंद्र मोदी को देश का सबसे बड़ा नेता बताया और पवार ने शिवसेना को भरोसेमंद गठबंधन पार्टनर बताया। जो लोग शरद पवार को जानते हैं उनको मालूम है कि पवार के बयान कितना टर्न लेते हैं। सवाल जब 2024 का हो तो पवार 360 डिग्री सोच विचार करने के बाद ही डिसीजन लेंगे। टर्न वाली पॉलिटिक्स जयपुर में भी चल रही है। सीएम अशोक गहलोत से नाराज चल रहे सचिन पायलट एक बार दिल्ली आ गए हैं। पायलट की करीबी सूत्रों ने बताया कि उनको प्रियंका गांधी ने बुलाया है। जल्द ही उनकी हाईकमान से मीटिंग हो सकती है। जितिन प्रसाद के बाद सचिन पायलट पर ही कांग्रेस में सबसे ज्यादा अटकलें लग रही हैं। इस बीच बीजेपी के एक प्रवक्ता कांग्रेस के अंदरूनी पॉलिटिक्स पर क्या कह रहे हैं, ये भी देख लीजिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन अपनी पार्टी में भी सक्रिय नहीं हो पाते। प्रियंका गांधी यूपी की पॉलिटिक्स करना चाहती हैं, लेकिन दिल्ली छोड़कर जाने को राजी नहीं होती। दिल्ली में बैठकर लखनऊ की सियासत कभी होती होगी, लेकिन योगी के रहते तो ये नामुमकिन है। और पंजाब की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, बताएंगे ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।